नमस्कार, मैं हूं एमएस चौहान और आप देख रहे हैं सक्सेस प्लस। सक्सेस प्लस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ में वंदन अभिनंदन मां शारदा, मां सरस्वती जो विद्या की देवी हैं। मां शारदा की कृपा आप सभी विद्यार्थियों पे बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज की क्लास की शुरुआत करेंगे और आज बेहतरीन सीरीज होने वाला है। आपको याद होगा बच्चों कि जो प्रीवियस सेशन था वो हमारा सी टेट के पेपर फर्स्ट का था, जो कि आपके 31 जनवरी को पेपर हुए थे 2021 में। आज उसी सीरीज को आगे लेते हुए आज हम जो डिस्कस करेंगे आपसे वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 31 जनवरी के पेपर सेकंड को लेकर के डिस्कस करेंगे और बेहतरीन डिटेल्ड के साथ, बेहतरीन एनालिसिस के साथ हर प्रश्न को ठीक प्रकार से समझेंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करने से पहले हम और आप मिल करके सरस्वती वंदना के साथ इस बेहतरीन सेशन की शुरुआत करें। सरस्वती महाभाग्ये विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। मां शारदा की कृपा आप सभी विद्यार्थियों पे बनी रहे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। फटाफट से आप सभी एक्टिव हो जाएं और सभी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। जी हाँ, आप भी हमारे साथ बेहतरीन तरीके से इस सेशन को एंजॉय करने वाले हैं और सभी कंसेप्ट को हम ठीक प्रकार से समझेंगे। हमारा यहाँ पर सिर्फ यही उद्देश्य नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, हमारा यहाँ पर उद्देश्य है कि क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होते हैं उन ऑप्शंस को भी एक ठीक प्रकार से आपको एनालिसिस करने की आवश्यकता होती है बच्चों। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में। आप देख पा रहे होंगे कि सीटेट 2021 31 जनवरी का यह पेपर है सेकंड और जो सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा ओ सीरीज है। क्लियर है भाई? क्वेश्चंस यही होते हैं। सीरीज में क्या होता है कि अलग अलग सीरीज में जो अरेंजमेंट, जो क्वेश्चन का सीक्वेंस है ना, वो आगे पीछे हो सकता है, बट क्वेश्चन यही होंगे आपके। चलिए तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। उससे पहले आपको एक बेहतरीन, एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं कि भाई ये सक्सेस प्लस का जो ऐप है ना, आप इसे जरूर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। आपको दिख पा रहा होगा स्क्रीन यहाँ पर। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे और हमारा सक्सेस प्लस का यह लोगो भी आप बेहतरीन तरीके से आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। यह हमारा लोगो है और यहाँ पर आप इंस्टॉल करके आप इस ऐप को अपने जो भी कंप्यूटर है या फिर आपका मोबाइल फोन, जो भी एंड्रॉयड फोन जो भी आपके पास है, स्मार्टफोन, उसमें आप क्या करेंगे, इसे डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमारी जो बेहतरीन वीडियो है आपको समय समय पर मिल सके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस काम को आप अभी और आज ही कर लें। आप प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के हमारे इस ऐप को डाउनलोड करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चलिए बच्चों, तो अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहला प्रश्न, चलिए देखते हैं। अब देखो, क्वेश्चन जो है ना ये बाइलिंगुअल है, दोनों भाषाओं में है। आप अगर हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं या फिर आपका मीडियम इंग्लिश रहा है तो आपके लिए दोनों तरीके से यह बेहतर है। पहला प्रश्न देखो, सबसे पहले क्या कह रहा है, पहला प्रश्न को देखो यहाँ पर कि टू प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम अ टीचर शुड। क्लियर है? कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को, ऑप्शंस देखते हैं। करेक्ट बी हेल्प स्टूडेंट्स टू रेगुलेट देयर ऑन इमोशंस एंड मोटिवेशंस। बिल्कुल सही है। इस ऑप्शंस को अगर देखें तो यह ऑप्शंस जो है बहुत ही बेहतरीन ऑप्शंस है। यहाँ पर भाई विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों को, है ना, मनोभाव देखो यहाँ पे, मनोभाव और अभिप्रेरणा, उसको सुव्यवस्थित कर पाएंगे अर्थपूर्ण अधिगम में। क्लियर है? दूसरा कह रहा है कि कैटेगराइज एंड लेवल। देखो, मैं हमेशा से आपको एक बात कहता हूं, जब लेवलिंग शब्द देख लो ना, लेवल, या जहां पर वो बांटने की बात करे, है ना, बांटने की बात करे, जहां पर सेग्रीगेट की बात करे, सेग्रीगेशन की बात करे, पृथकता की बात करे, अलगाव का बात करे, वहां पर आप समझ लो कि वह आंसर नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये सारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, तो यह ऑप्शन हमारा नहीं होगा। प्रमोट डायलॉग एंड डिस्कशन अमंग चिल्ड्रेन टू बिल्ड मल्टीपल पर्सपेक्टिव। हाँ, बिल्कुल सही है कि विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा तो होना चाहिए, इसको प्रोत्साहित भी करना चाहिए, जिससे वह बहुप्रपक्षीय करने में सशक्त हो, है ना। और यह ऑप्शंस बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन अगर हम देखें तो इग्नोर डाइवर्सिटी
इन द क्लासरूम। देखो भाई यहाँ पर इग्नोरेंस, एक इग्नोर शब्द भी यह निगेटिव वर्ड है। या तो आपको बहुत अधिक समझ नहीं है क्वेश्चंस की, या फिर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो आप उस कीवर्ड्स को भी जरूर राइट डाउन करते जाएं। यहाँ पे इग्नोरेंस दे दिया, और जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो बेहतरीन हैं, है ना, सीडीपी में, वो यहाँ देख सकते हैं कि भाई डाइवर्सिटी को कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि डाइवर्सिटी ही तो खूबसूरती है ना, विविधता। एक क्लासरूम में कहते हैं कि भाई डेमोक्रेटिक क्लासरूम होना चाहिए, तो डेमोक्रेटिक क्लासरूम का क्या मतलब है भाई, एक क्लासरूम में विभिन्न अलग अलग प्रकार के बच्चे, है ना, उनकी पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि, या उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि, या फिर उनकी कम्युनिटी, अलग अलग समुदाय से, सभ्यता, संस्कृति, है ना, अलग अलग स्टेट से, तो बच्चों में काफी भिन्नता होती है, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, बल्कि उसको तो हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है? तो यहां पर यह भी ऑप्शन गलत हो गया। तो उस क्रम में अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन कौन सा निकला भाई, पहला और तीसरा। और ऑप्शन में देखें यह वाला जो है ऑप्शन आपका पहला और तीसरा, यह बिल्कुल सही जवाब होगा। समझ पा रहे होंगे, है ना, पहला और तीसरा राइट आंसर। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरे प्रश्न की ओर, प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। जैसे ही नोट आ जाए ना, पहले नोट को अंडरलाइन जरूर कर लेना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, नोट को इग्नोर कर देते हैं या भूल जाते हैं ना, प्रश्न करते वक्त वहां पे थोड़ा बच्चे प्रेशराइज होते हैं, तो वो नोट को भूल जाते हैं, उस संदर्भ में थोड़ा आंसर देने में उनको दिक्कत आ जाती है। तो नोट को जरूर यहां अंडरलाइन कर लें, है ना। नोट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू एड्रेसेस लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड एंड डेप्राइव्ड बैकग्राउंड। अब यहां पर बात आ रही है कि प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। नहीं के संदर्भ में आंसर देना है। ऑप्शंस देखिए, मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू सेट मॉडरेटली चैलेंजिंग गोल्स एंड प्रोवाइड एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन सपोर्ट। यह तो ठीक बात कह रहा है ना, यह तो होना चाहिए, क्लियर है यहाँ पे। दूसरा, form collaborative groups to work on activities and encourage students to support each other. Okay, talk to the learners to understand their needs and challenge faced by them. Asking the learners to enroll for tuitions outside. हो, ये देखिए, कभी भी यह ऑप्शन अगर इसमें अगर देखें तो ट्यूशंस आउटसाइड, यहाँ पर इसकी इजाजत नहीं होती है भाई। अगर आप टीचर हैं तो आप क्लासरूम में ही, है ना, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के माध्यम से, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के माध्यम से बच्चों को इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रख करके, है ना, आप डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से बच्चों को बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। ये नहीं कहेंगे कि आपकी ट्यूशंस में पढ़ाएंगे, आपको आपके क्लास में ही आपको 100% देना है। बच्चों के समस्याओं को सुनना है और बच्चों के पोटेंशियल्स को आइडेंटिफाई करके उसको ठीक प्रकार से ठीक दिशा देना है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है ना, यानी दूसरा ऑप्शन भी हमारा सही हो गया, है ना, तीसरा भी सही है। और जो ऑप्शंस होंगे, चूंकि नोट के संदर्भ में, चूंकि यह गलत है इसलिए सही है, चूंकि नोट के संदर्भ में इसने पूछ रखा है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, फोर्थ इज द राइट आंसर। यानी अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशंस पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े। यह यहां पर इसका विकल्प निकल कर आया है, फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रेन डैश देयर लर्निंग। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था का कोई आपसी संबंध नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, दोनों में आपसी संबंध है, क्योंकि बोलते हैं कि भाई एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, की भूमिका नगण्य है। ये देखो, यह भी ऑप्शंस बिल्कुल ही आप यहां से क्रॉस कर सकते हैं। का कोई प्रभाव नहीं होता, यह भी ऑप्शंस यहां से आप क्रॉस कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो यही है कि भाई प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था। इन दोनों एक दूसरे के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, है ना, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। समझ पा रहे हैं? तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, ये कॉमन सेंस पे भी आप इस प्रश्न को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम।
इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट डैश लर्निंग इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम रेदर देन, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोलैबोरेटिव लर्निंग करवाते हैं बच्चों से, कोलैबोरेटिव लर्निंग, तो बेसिकली बच्चे एक दूसरे से मिलजुल कर सीखेंगे, एक दूसरे के सहयोग से सीखेंगे, है ना, सहयोग की भावना आएगी। और किसके बजाय, तो प्रतिस्पर्धा के बजाय, कंपटीशन के बजाय। क्यों? क्योंकि यह जो चीज होनी चाहिए ना, प्रतिस्पर्धा, यह नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन सहयोगिक हो, यह हो सकता है। यानी कोलैबोरेटिव और कॉम्पिटिटिव, यह वाला जो ऑप्शन है यह आपका सही जवाब होगा। देखो, ये फियरफुल नहीं होगा, कॉम्पिटिटिव और फैसिलिटेटिव नहीं होगा, कॉम्पिटिटिव और कोलैबोरेटिव, पहले कॉम्पिटिटिव कह दिया, जबकि कॉम्पिटिटिव को क्या करना है हमें, भाई कंपटीशन नहीं, बच्चों के अंदर कंपटीशन की भावना नहीं आनी चाहिए स्कूल लेवल पर, क्योंकि कंपटीशन की भावना उनको बेसिकली एक तरह से जो परफॉर्मेंस है ना, परफॉर्मेंस, उस ओर बच्चे फिर ज्यादा भागने लगते हैं। जबकि क्या होना चाहिए, लर्निंग पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। समझ रहे इस बात को? क्योंकि आप जीटेट का जो पेपर दे रहे हैं, इसका जो स्तर है वो 6 to 8 का है, यानी सेकेंडरी स्कूल के लिए, है ना, या यूं कहें आपको कि बेसिकली 6 to 8 कह सकते हैं, अपर प्राइमरी या मिडिल भी कहते हैं इसे। तो इस स्तर के बच्चों के लिए ना आप बहुत ज्यादा कंपटीशन के लिए बच्चों को ना झोंकें। हाँ, बच्चों को ये जरूर कहें कि आप बेहतर अधिगम करें, बेहतर तरीके से सीखें। तो परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस ना करके लर्निंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धा वातावरण के। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है। अगर इन प्रश्नों को हम देखें तो मॉडरेट लेवल के प्रश्न हैं, बहुत ज्यादा स्तर नीचे भी नहीं है, बहुत हाई लेवल का भी नहीं, मॉडरेट लेवल के प्रश्न हैं ये। और अगर आपने पढ़ा होगा तो बेहतरीन तरीके से कर पाए होंगे इस चीज को। और जिस प्रकार का प्रश्न है, देखते हैं आगे किस प्रकार से आपको इसमें कुछ जटिल प्रश्नों का समावेशन है, कुछ आसान प्रश्न भी हैं, और सभी का यहाँ पे मिश्रण है। Which of the following is an example of effective motivational strategy to encourage students to learn? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? बहुत बेहतरीन। गिविंग टास्क दैट आर वेरी इजी, ये तो नहीं होगा भाई आसान कार्य अगर दे दें तो बच्चे मोटिवेट हो। क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, देखो यहाँ देखो पूरे ऑप्शंस को पढ़ना बेटा, यहां तक तो सही है, क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर कंपटीशन, लेकिन आगे जाकर के ऑप्शंस को थोड़ा सा इसने ट्विस्ट कर दिया। बहुत बच्चे क्या करते हैं, हड़बड़ में, अरे बहुत आसान प्रश्न आ गया, बहुत आसान प्रश्न हो गया, देखा स्टार्टिंग में लाइन और टिक मार के चले आए, और बाद में वही गलतियां होती है। क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी यहां तक तो सही है, बट ये फॉर कंपटीशन दे दिया, यह गलत है। क्योंकि मैंने अभी बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, कंसेप्ट को हमेशा समझ के रखना कि हमेशा इंपॉर्टेंट लर्निंग है, ना कि परफॉर्मेंस। क्लियर है? मोटिवेशन बहुत जरूरी है। बच्चे में अगर एबिलिटी भी है ना, एबिलिटी भी है, तो भी वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि अगर उसके अंदर मोटिवेशन नहीं है, और मोटिवेशन भी कैसा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, हमेशा रखा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, तभी वह लक्ष्य तक पहुंच सकता है। क्लियर है? तो यह भी नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि आगे गड़बड़ हो गया। प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग स्पेशली व्हेन स्टूडेंट्स लर्न अ न्यू स्किल, बहुत बेहतरीन। यहां पर यह जो ऑप्शंस है ना, पाड़ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हैं, जब बच्चा न्यू स्किल सीखता है तो उनको थोड़ी सी समस्या आती है, तब जाकर के आपका यहाँ पे वर्क क्या होता है, यहाँ पर आपका वर्क होता है MKO का। MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स। MKO की भूमिका में यहां पर आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, आपके साथी हो सकते हैं, जिसको उस स्किल्स की ज्यादा जानकारी हो आपसे। वह MKO यहां पर प्राइमरी हेल्प, प्राइमरी सपोर्ट का काम करेगा। उसी को तो स्कैफोल्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग कहते हैं। क्लियर है? तो यहां पर जो स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करें जब बच्चा न्यू स्किल सीखता है, यह बेहतरीन तरीका है अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने का, है ना, फैसिलिटेट कर देना है। देखो टीचर का एक और नाम है बेटा, फैसिलिटेटर, यानी टीचर जो है फैसिलिटेट करता है, और फैसिलिटेट करके बच्चों को थोड़ा सा क्या करता है, यहां पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इसका जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, हम
3 की ओर जाएंगे, 3 की ओर, और लास्ट में यहाँ पर लास्ट जो है यह ऑप्शन भी, सीखने से ज्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना नहीं। कभी भी सीखने से ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, हमेशा याद रखना। देखो, मैं प्रश्न के साथ जो कंसेप्ट आपको दे रहा हूं ना, जो कंसेप्ट दे रहा हूं उस कंसेप्ट को लेकर चलना, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि रट्टाफिकेशन, रोट लर्निंग करवा दिया, उनको खुद भी नहीं पता है, लेकिन हाँ वो आंसर की ओर ज्यादा भागते हैं। प्रश्न पढ़ा, ये आंसर होगा, क्यों होगा, इसके पीछे उनका कोई लॉजिक नहीं है, और वो बच्चों को बताना भी नहीं चाहते, बच्चा भी उसी को फॉलो करता है, और अंततः क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट हो गया और बच्चा वहां पर नहीं कर पाता है। और बेहतरीन तरीके से बच्चों, और इस बार प्रीवियस सेशन में भी जो रिजल्ट आया सीटेट के, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे 30 आउट ऑफ 30 29 स्कोर आराम से करते हैं। इसलिए जो कंसेप्ट है ना उससे आप लेकर के चलो, कंसेप्ट से भागोगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो यहां पर तीसरा जो ऑप्शन है, तीसरा, ये हमारा बिल्कुल सटीक समीकरण वाला आंसर है, और यही हमारा सही जवाब होगा। बहुत ही बेहतरीन। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रंस थिंकिंग इज नॉट, देखो फिर नॉट आ गया, नॉट आ जाए तो सबसे पहले अंडरलाइन करो। अब चूंकि आप सोचोगे कि भाई सर उतना तो माइंड में रहता ही है, तो मैं आपको बार बार बोलता हूं, देखो भाई ऐसा है कि कॉन्फिडेंस तो ठीक है, स्मार्टनेस तो ठीक है, बट ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर स्मार्टनेस ही विद्यार्थी को लेकर डूबता है। तो हमेशा आप जरूर ध्यान रखें कि अगर आपको कोई भी इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है, कोई भी सुझाव दिया जा रहा है ना, तो उसको आप जरूर फॉलो करें। क्लियर है? नोट के संदर्भ में ढूंढना है हमें यहां पर। तो ऑप्शंस देखते हैं कि भाई चिल्ड्रेन एक्टिवली थिंक अबाउट वेरियस phenomenon around them and have an urge to explore। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियता पूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण, छानबीन की लालसा होती है। बिल्कुल सही बात है, यह तो सही है ना, क्लियर है? बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। बहुत बेहतरीन। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। भाई ऐसा बच्चा तो डेफिनेटली डाइवर्जेंट थिंकिंग का होगा, है ना? किस थिंकिंग का होगा? डाइवर्जेंट थिंकिंग का होगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहा होगा, लैटरल थिंकिंग का होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सारे कंसेप्ट इससे जुड़ते हैं। हमेशा याद रखना, ये सारे कंसेप्ट इससे जुड़ते हुए होंगे। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते, यह देखो यहां पर स्वयं नहीं सोच सकते, यही इसका सही जवाब पकड़ में आ गया। क्योंकि नोट के संदर्भ में पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है कि भाई चिल्ड्रेन कैन नॉट थिंक, जबकि होता क्या है ना, चिल्ड्रेन कैन थिंक। क्लियर है? कैन नॉट दे दिया, तो यह ऑप्शन हमारा यहां पर चौथा हो जाएगा, है ना? फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ पा रहे होंगे आप? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, बहुत ही बेहतरीन सवाल। अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। अब देखो यहां पर थोड़ा सा यहां आप कंफ्यूज हो सकते हो अगर आपने कंसेप्ट को ठीक प्रकार से नहीं पढ़ा। यहां पे कंफ्यूजन किस में हो सकता है आप बताइए? सिंपल, इंडिविजुअल, कॉम्प्लेक्स, पैसिव, कॉम्प्लेक्स, एक्टिव, सिंपल और लीनियर, है ना? तो यहां पर अगर देखें तो एक बात तो हमेशा याद रखना कि भाई लर्निंग जो है ना, लर्निंग इज यहां पर अगर सोशल भी ऑप्शन में होता है तो सोशल हो जाता है, लेकिन यहां सोशल नहीं दिया है तो लर्निंग यहां पर लीनियर तो होता नहीं है। सबसे पहली बात, जब भी होगा तो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। तो लर्निंग इज अ कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव क्यों? क्योंकि भाई एक्टिव लर्नर ही प्रोग्रेसिव एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में एक्टिव लर्नर ही अधिगम कर पाते हैं, लर्निंग कर पाते हैं। क्लियर है? तो यहां पर चूंकि एक्टिव वाला जो ऑप्शन है, आप यहां से भी जा सकते हो, जो थर्ड ऑप्शन हमारे पास है कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव, इस प्रकार से भी अगर एक ऑप्शन भी आपको यहां पर मिल गया है तो उससे भी आप थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाता है कि कौन सा ऑप्शन बेहतर हो सकता है। तो हमेशा से याद रखना कि जटिल और सक्रिय, है ना, यह जो तीसरा ऑप्शन है यह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि लर्निंग इज अ कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव प्रोसेस। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर। अ टीचर शुड डैश द सोशल, cultural, religious and linguistic diversity in her classroom to facilitate meaningful learning। बहुत ही बेहतरीन, अच्छा प्रश्न है।
कि भाई अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। अगर आप इस थ्योरी की बात करें तो इसने बात कर दी किसकी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। जब आईडी की बात होगी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात होगी, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि यहां पर कम्युनिटी के आधार पर या इकोनॉमिक बैकग्राउंड के आधार पर या फिर सोशल बैकग्राउंड के आधार पर या फिर रिलीजन के आधार पर, समझ पा रहे हैं, या फिर सिविलाइजेशन के आधार पर, सिविलाइजेशन के आधार पर, या फिर लैंग्वेज के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर कितनी डाइवर्सिटी, देखो कितनी भिन्नता है भाई। रिलीजन के आधार पे कम्युनिटी अलग हो सकता है, लैंग्वेज अलग हो सकता है, सभी का इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग अलग है, सोशल एक्सपेक्ट अलग अलग है, सोशल बैकग्राउंड अलग अलग है, सभ्यता में भी थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। इतने तरीके हैं, इतने तरीके हैं। तो एक टीचर को ना इन चीजों को समझना चाहिए, इन चीजों को एक्सेप्ट करके समझना चाहिए, तभी वह इंडिविजुअली हर बच्चे के ऊपर ठीक प्रकार से ध्यान दे पाएगा। क्लियर है? तो हमारा जो ऑप्शन है कौन सा होगा सही, समझना, समझना चाहिए, अंडरस्टैंड, है ना, पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। सबसे पहला जो ऑप्शन है ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इन अ डैश क्लासरूम टीचर अडेप्ट, इन अ डैश क्लासरूम टीचर्स अडेप्ट their pedagogy and very assessment to cater to individual students। यानी एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें तो यह बात चाइल्ड सेंटर्ड का हो रहा है। किसके बात हो रहा है, चाइल्ड सेंटर्ड का हो रहा है। क्लियर है? यानी बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। अब बाल केंद्रित शिक्षा में आपको पता होगा कि बाल केंद्रित शिक्षा यह पूरी तरह से किस पर डिपेंडेंट है, किस पर आधारित है, किस पर, इसका बेस क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जो स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेटर हैं वो जॉन डेवी साहब है ना, जॉन डेवी। आपने नाम सुना होगा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी प्रगतिशील शिक्षा। अब यहां ऑप्शन अगर देखें तो यहां पर चाइल्ड सेंटर्ड अगर ऑप्शन में होता तो वो भी हो जाता। यहां ऑप्शन में क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, तो चलो ये ऑप्शन में नहीं है लेकिन ये तो है, तो हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन की ओर फोकस करेंगे। पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होगा कभी भी, पूरी बुक्स पर किताबी कीड़ा बहुत सारे होते हैं, देखो आप रट जाते हैं। रिजल्ट, वही परफॉर्मेंस वाली बात मैंने आपको कही कि रिजल्ट तो आ रहा है बट समझ नहीं है ना। रोट लर्निंग वाले ऐसे ही होते हैं भैया, रट लिया पूरा किताब ही रट लिया, लेकिन समझ कितना है, अप्लाई कितना कर पा रहा है, यहां दिक्कत आ जाती है। उसको बढ़ावा नहीं देना है। व्यवहारवादी और अध्यापक केंद्रित, टीचर्स ओरिएंटेड तो नहीं है, हमें स्टूडेंट्स ओरिएंटेड चाहिए। तो प्रगतिशील वाला जो ऑप्शन है ना, यह हमारा इसका सटीक जवाब होगा, प्रगतिशील शिक्षा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इससे पहले हमने 9 नंबर यही किया है ना, हाँ चलिए। प्रश्न है चिल्ड्रेंस फेलियर इन स्कूल। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। देखो भाई, बच्चों का विद्यालय में असफल होना, है ना, बच्चों का विद्यालय में असफल होना, बहुत ही मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये, सबसे अच्छा क्वेश्चन है ना। टीचर्स क्या बच्चों को मार मार के अधमरा बना देते हैं, तो अपनी वजह से फेल हुआ है ना, कुछ नहीं करेगा, निकम्मा है ये वो फलाना ढिमका, प्रिंसिपल टीचर को और टीचर बच्चों को। बट यहाँ देखो ऑप्शन, देखो बड़ा बेहतरीन ऑप्शन है, बड़ा शानदार ऑप्शन है, साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवांशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। भाई ये कहीं से भी ऑप्शन सटीक नहीं लग रहा है ना। सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। कभी भी आप अभिभावक को, पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करेंगे, है ना। प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है। प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है। देखो, अधिगम का सामर्थ्य ही नहीं होता है।
निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। बिल्कुल सटीक जवाब। यह भाई अगर आप समझ लो, बच्चा अगर फेल है ना, बच्चा अगर असफल है, तो यह असफलता आपकी है, यानी टीचरों की है। यह असफलता विद्यालय की है। बच्चा इसमें किसी प्रकार का दोषी नहीं है। समझ गए बात? हमेशा याद रखना, इंडिकेट्स दैट स्कूल हैज नॉट बीन एबल टू कैटर टू द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ दीज चिल्ड्रेन। आप असफल रहे, है ना? क्यों? बच्चों की रुचि और उनके समर्थ को पूरा नहीं कर सके, इसलिए आप जिम्मेवार हैं। आप यानी शिक्षक जिम्मेवार है, विद्यालय जिम्मेवार है, सिस्टम जिम्मेवार है, बच्चा जिम्मेवार नहीं है। तो फोर्थ इज द राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन। क्लियर है? तो यहां पर जो भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी देश के भावी शिक्षक हैं। और आप एक बात हमेशा याद रखना कि कल अगर आपका चयन केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, DSSB या किसी भी राज्य में आपके किसी भी विद्यालय में होता है, तो आप अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ निभाना। क्लियर है? क्योंकि वहां पर बच्चे पूरी तरह से आप पर निर्भर होते हैं और आपके अंदर राष्ट्र निर्माण की कला है। एक टीचर जो है पूरा अपना अगर 100% देता है बच्चों को, तो बच्चे जरूर आगे निकल के आते हैं और देश का नाम ऊंचा करते हैं। चलिए भाई, अगर सभी बच्चों को यह जो क्लास है सार्थक लगे, बेहतरीन लगे, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको हर जगह शेयर कर दें, है ना? जितना ज्यादा यह जो है शेयरिंग होगा, उतना अधिक यह बच्चों तक पहुंच पाएगा, है कि नहीं? मानते इस बात को? तो आप फटाफट दो काम आपको करना है। एक तो हमारे चैनल को जरूर यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी फीडबैक है उसके लिए आपका मोस्ट वेलकम है। और दूसरा, ऐप जरूर आप डाउनलोड कर लें भाई, ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। क्लियर है? उससे क्या होगा कि हमारे जितने भी आने वाले जितने भी वीडियो हैं आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। टाइम टू टाइम मिलने के लिए आपको बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, ताकि हम जो भी नोटिफिकेशन देंगे आपको समय पर मिल जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि भाई, बाय वर्किंग इन ग्रुप्स, टीचिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर चिल्ड्रेन, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, जो कि अधिगम में विघ्न या रुकावट पैदा करता है। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, देखो क्या कर रहा है, आर एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ऑन थॉट प्रोसेस एंड शिफ्ट टू अ हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटी। क्लियर है ना भाई? अगर बच्चा ग्रुप में अगर पढ़ रहा है ना, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने का मतलब है कि बच्चे के अंदर क्या हो रहा है, कॉग्निटिव एक्टिविटी डेवलप हो रहा है, हायर कॉग्निटिव एक्टिविटी डेवलप हो रहा है। यानी बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उस उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीका है एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने का, है ना? कोलैबोरेटिव लर्निंग, है ना, ग्रुप लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये सब बेहतरीन तरीके हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए आगे सारे नेगेटिव इंपैक्ट वाले हैं, तो नहीं होंगे। यहां भ्रांति उत्पन्न करना है। यहां पर आप देख रहे हो कि भाई प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति की बात कर रहा है, ध्यान भंग की बात कर रहा है। ये सारे नेगेटिव आंसर है। सबसे पॉजिटिव जो है हमारा तीसरा ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्कूल डैश सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन, भाई बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय। अब देखो, यह भी पिछले जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया था वहां भी आया था कंसेप्ट। तब आपको मैंने बताया था, एक कंसेप्ट आपको बताया था क्या, कि जो सोशलाइजेशन है ना, आप याद रखना, जो सोशलाइजेशन है इसको हमने दो भागों में बांटा था। आपको ये बराबर पूछा जाता है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में हमेशा फैमिली आएगा, याद रखना, है ना, फैमिली। और सेकेंडरी में आपका, है ना, आपके स्कूल, आपके टीचर, आपका जो पीयर है ना, जो फ्रेंड ग्रुप है। क्लियर है? ये सेकेंडरी में आ जाएगा। अब यहां देखो, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय पूछा है, तो विद्यालय किधर है, स्कूल किधर है? सेकेंडरी में है ना, सेकेंडरी में है। तो हमारा क्या आ जाएगा? सेकेंडरी किधर है? इज अ सेकेंडरी एजेंसी ऑफ, है ना, स्कूल इज अ
सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, यानी ये जो दूसरा है ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, सेकंड, है ना, कौन सा, द्वितीयक कारक है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बच्चों देख रहे हैं आप प्रश्न कितना बेहतरीन, और इसमें कुछ सामान्य स्तर के भी प्रश्न हैं, कुछ जटिल भी हैं, कुछ कंसेप्ट से हैं, लेकिन फैक्ट बेस नहीं है कि आप रट के आओगे और बना लोगे। देख रहे हो ना, यह पूरा का पूरा प्रश्न एक समझ पर आधारित है ना। और पैडागॉजी इसी को कहते हैं भाई। पैडागॉजी के जो प्रश्न होते हैं ना वो एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग लेवल होते हैं। आपको अगर क्वेश्चंस पे पकड़ बनानी है तो आपको इसको बेसिकली ठीक प्रकार से पढ़ना होगा। क्लियर है। प्रश्न देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग theorist proposed that children thinking is qualitatively different from that of adults। अब तो यह प्रश्न है ना, यहां पर यह जिन प्याजे साहब ने बोला था कि भाई बच्चों के का जो थिंकिंग होता है ना, जो चिल्ड्रन की थिंकिंग होती है, देखो यहां पे ध्यान दो, जो चिल्ड्रन की थिंकिंग है, यहां पर एक अतिरिक्त पेज ले लें हम तो ज्यादा बेहतर है। बोर्ड, ये आ गया बोर्ड हमारे पास, है ना। देखो यहां पे जो बच्चों की थिंकिंग है, इनकी जो थिंकिंग है, अगर इसका कंपेयर, बच्चों के थिंकिंग का अगर हम कंपेयर किससे करेंगे, एडल्ट से करेंगे। किससे करेंगे, एडल्ट से, वयस्क से करेंगे। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि इनकी थिंकिंग में जो क्वांटिटी है ना वह एडल्ट जितना ही होता है, यानी जितना प्रचुर मात्रा में एडल्ट सोच सकते हैं उतनी ही प्रचुरता बच्चे भी सोच सकते हैं। लेकिन दोनों में अंतर किस में होता है, गुणात्मक सोच में, है ना, क्वालिटेटिव थिंकिंग में अंतर होता है। तो हमेशा याद रखना कि यहां पर अंतर जो होगा वो किस में होगा, क्वालिटेटिव में, है ना, क्वालिटेटिव में अंतर होगा। क्वांटिटी में वह इक्वल ही होंगे, क्वांटिटी में वह इक्वल ही होंगे। इस चीज को हमेशा याद रखना। समझ पा रहे हो, बच्चे क्वांटिटी में एडल्ट के जितना ही सोचते हैं, है ना, उनकी प्रचुरता, है ना, उनका जो मात्रात्मक होता है, उनकी जो मात्रा होती है वह इक्वल होती है। अंतर कहां होता है, गुणात्मक सोच में, है ना, क्वालिटेटिव थिंकिंग में अंतर होता है। क्लियर है। और अगर आप प्रश्न की ओर जाएं तो प्रश्न यही कह रहा है, और इस प्रश्न में चूंकि यह कंसेप्ट किसका है, जीन पियाजे का है, तो हम यहां पर जीन पियाजे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब देखो यह जो प्रश्न है यह बेसिकली पूरा का पूरा कंसेप्ट से है, रेक्टिफिकेशन नहीं है। जीन पियाजे ने ही इस थ्योरी को समझाया था। इसी प्रकार के डीप कंसेप्ट को समझने के लिए, इसी प्रकार के बेहतरीन कंसेप्ट को समझने के लिए आप सक्सेस प्लस के चैनल पे बने रहेंगे। इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे बच्चों, है ना। और हमारे ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे के प्रश्न की ओर। चलिए आगे का प्रश्न है 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट, है ना, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भाई विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित अनुवांशिक घटकों के कारण होता है, पूर्व निश्चित नहीं। विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। भाई यूनि डायमेंशन तो है ही नहीं, ये तो मल्टी डायमेंशन है भाई। क्लियर है। तो यह भी नहीं होगा। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं हैं, हाँ ये हो सकता है। चौथा, संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम और सुनिश्चित समय में होता है, बिल्कुल नहीं। कई बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है आगे पीछे, या फिर कई बच्चे जो है जल्दी चलने लगते हैं, कई बच्चे लेट से चलते हैं, और वो सेम नहीं हो सकता है ना। सुनिश्चित समय सीमा सबकी नहीं होती, अलग अलग होती, तो डिफरेंस तो होता ही है। तो तीसरा जो ऑप्शन है ये बेहतरीन ऑप्शन है। तीसरा क्या है भाई, कि देयर इज अ लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है। क्लियर है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। Which of the following is a major hallmark of the period of middle childhood। अब ये मिडिल चाइल्डहुड अगर पूछ दे तो आपको यहां पर कुछ कंसेप्ट्स को जरूर समझना है। मिडिल चाइल्डहुड अगर पूछ ले तो आप हमेशा याद रखना, यहां देखो दो तरह के प्रश्न आपको फंसाता है, हमेशा से याद रखना। इसके लिए हम अतिरिक्त ले लेंगे, एक बेहतरीन तरीके से इसको हम समझेंगे।
एक तो आपको मैंने बताया था कि एक फॉर्मूला बताया था आपको, एस यानी सेंसरी मोटर, पी प्री ऑपरेशनल, सी कॉन्क्रीट और ए एब्स्ट्रैक्ट या फॉर्मल। क्लियर है? यानी यहां पर देखो इनका बेसिकली यहां से संबंध है। अगर आप इस फॉर्मूले को समझ जाते हैं, इस फॉर्मूले को अगर आप समझ जाते हैं तो यहां पर यह फॉर्मूला आपका सेट कर जाएगा। हमेशा याद रखना कि यहां पर जो ये कॉन्क्रीट लेवल है ना, हमेशा याद रखना जो कॉन्क्रीट लेवल है, जो कॉन्क्रीट थिंकिंग है, ये लगभग आपका मिडिल एज में होता है। क्लियर है? कॉन्क्रीट वाला। और जहां भी आप देखो एब्स्ट्रैक्ट है ना, एब्स्ट्रैक्ट, तो ये एब्स्ट्रैक्ट हमेशा एडोलसेंस चला जाएगा। क्या चला जाएगा? एडोलसेंस चला जाएगा, किशोरावस्था में। तो यहीं से प्रश्न आपके अधिकतर पूछे गए हैं। जब भी वह बात करें मिडिल एज की, तो आप हमेशा याद रखना कि यहां पर जो तर्क होता है, तर्क तो होता है, लॉजिक तो होता है, लेकिन उस लॉजिक का आधार क्या होता है? कॉन्क्रीट, मूर्त रूप से होता है। ठीक है? और यहां जैसे एडोलसेंस की बात हो तो यहां बच्चा जो है एब्स्ट्रैक्टली, अमूर्त रूप से सोच सकता है ना। लॉजिक यहां भी है, लेकिन उसकी अवस्था बदल गई। क्या हो गया? यहां अमूर्त हो गया, कल्पनात्मक हो गया, फॉर्मल हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया एडोलसेंस में। लेकिन जैसे मिडिल एज की बात करें, है ना, मिडिल एज की, मध्य बाल्यावस्था करे, या फिर आप उत्तरा बाल्यावस्था भी से कह सकते हैं, है ना, उत्तरा बाल्यावस्था, वो जो एज के ग्रुप है उसमें अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग स्तर दिया है। कोई उसे 7 से 11 मान रहा है, कोई उसे 11 से 16 मान रहा है ना। वो डिफरेंट हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट है। बट यहाँ जो डीप कंसेप्ट है इसको समझने की आवश्यकता है। क्लियर है? डीप कंसेप्ट यहां पर यह है कि कॉन्क्रीट रूप से जो होगा, लॉजिक विथ कॉन्क्रीट, यहां पर आप समझ लीजिए मिडिल एज में होगा। हमेशा याद रखना। और जब भी एडोलसेंस की बात हो तो हमेशा याद रखना यहां भी लॉजिक होता है, लेकिन उसका आधार क्या होता है? उसका आधार हमेशा एब्स्ट्रैक्ट होगा या फॉर्मल होगा। चलिए नेक्स्ट, आगे की ओर चलते हैं। तो यहां पर अब प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले ये आइए, अब देखो निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह क्या है? देखो भाई सिंपल सा है, आप उस चीज को ढूंढ लीजिए। यहां पर कहां दिया हुआ है आपको साफ तौर पे, देखो यहाँ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल, ये नहीं होगा। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग एंड एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, देखो एब्स्ट्रैक्टली दे दिया। तो एब्स्ट्रैक्टली तो किसमें होता है? आपको बताया था मैंने, एडोलसेंस वाली अवस्था में। यहां पे ये नहीं होगा। इमर्जेंस ऑफ मेक बिलीव प्ले, ये नहीं होगा भाई। डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थॉट दैट इज कॉन्क्रीट इन नेचर, देखो आ गया ना, मैंने क्या बोला कि लॉजिकल थॉट तो होगा, लेकिन नेचर में कैसा होगा? कॉन्क्रीट होगा, मूर्त रूप में होगा। तो हमारा जवाब मिल गया, तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से क्या है? मूर्त है। और यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 4th इज द राइट आंसर। चलिए ठीक है बच्चों। बच्चों थोड़ा समय तो लग रहा है, लेकिन हाँ यहां पर इस समय को आप देखें तो यहां पर समय, चूंकि हम पढ़ने यहां पर आए हैं, है ना, हमें यहां पढ़ना है और पढ़ने में समय लगता है। क्लियर है? जो बच्चे भागने वाले होते हैं, इधर उधर भागते हैं, वो भागते ही रह जाएंगे और जिंदगी भर भागते रह जाएंगे। इसलिए यहाँ थोड़ा सा ठहर के पढ़ने की आवश्यकता है। और हमारे जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, मौज मस्ती वाले भाई, मौज मस्ती वाले बच्चों का यहाँ कोई जगह नहीं है। क्लियर है? क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं, मैं आपको स्टूडेंट भी नहीं कहूंगा, आप सभी शिक्षक हैं, तो चीजों को ठीक प्रकार से पढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिल्ड्रेन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अब तो यहाँ अमूर्त दे दिया, अमूर्त दे दिया ना, अमूर्त दे दिया ना, तो एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट याद रखोगे, एब्स्ट्रैक्ट और फॉर्मल। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मल में क्या होता है? आपको पता है कि बच्चे क्या करते हैं भाई, वह बेसिकली ऐसे बच्चे हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग वाले होते हैं, है ना। यहाँ पे प्रोपोजिशनल थॉट, ये दो टर्म जरूर याद रखना बेटा, दो टर्म जरूर याद रखना। किसके संदर्भ में? हमेशा से फॉर्मल के संदर्भ में। क्या? हाइपोथेटिको डिडक्टिव, है ना, और प्रोपोजिशनल थॉट। यानी यह जो ऑप्शन है तीसरा, यही हमारा सही जवाब होगा कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ होते हैं। क्लियर है? यह, और यह जीन पियाजे के अकॉर्डिंग यह चौथी अवस्था है। चौथी अवस्था है, पहला सेंसरी मोटर, दूसरा प्री ऑपरेशनल, तीसरा कॉन्क्रीट और चौथा फॉर्मल या एब्स्ट्रैक्ट। समझ में आया ये नहीं? क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। At which stage of Lawrence Kohlberg's theory of moral development do individuals believe that actively maintaining the current social system ensures positive human relationship and social order?
है ना। यहाँ बेटा थोड़ा देख लोगे, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ सोशल होगा, क्लियर है। चलिए यहाँ पे सोशल होगा। तो यहाँ पर कह रहा है भाई लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्ण बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। अब भाई अगर हम इसकी बात करें तो ये बेसिकली किसकी बात कर रहा है, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग की, है ना। ये लॉरेंस कोहलबर्ग में जब आप पढ़ोगे बेटा तो यहाँ पर उन्होंने 3 अवस्थाएं दी थी और 6 स्तर दिए थे, है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। 3 अवस्थाएं और 6 स्तर। यह दूसरी अवस्था का चौथा स्तर का क्वेश्चन है, दूसरी अवस्था का चौथा स्तर। आपको लॉरेंस कोहलबर्ग की पूरी थ्योरी बहुत ही बेहतरीन डिटेल तरीके से हमने समझा रखी है अपने ऐप पर, आप ऐप पे जाकर के भी इस पूरी थ्योरी को आप पढ़ सकते हो। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर अगर हम देखें तो लॉ एंड ऑर्डर या सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन कहां पर है, तो पहले देखो द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, ये नहीं होगा। द यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ऑफ ओरिएंटेशन नहीं होगा। द पनिशमेंट एंड ऑबिडियंस ओरिएंटेशन, भाई ये तो पहले अवस्था की बात है ना, जहां पे बच्चा जो है पुरस्कार को नैतिक और दंड को अनैतिक समझता है। क्लियर है। द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, बिल्कुल सही जवाब चौथा। और इसी ऑप्शंस की हम तलाश में थे कि भाई सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, यही इसका सही जवाब होगा। और यह लॉरेंस कोहलबर्ग के, जी हाँ लॉरेंस कोहलबर्ग के यह दूसरी अवस्था और चौथे स्तर में यही बात की गई है, किसकी भाई, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग की। बहुत ही बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए फटाफट स्पीड से, है ना। बाल्यावस्था की अवधि में विकास, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, अनियमित ऐसा तो नहीं है भाई। गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होते हैं। अनियमित और असंबंध ऐसा भी नहीं है। धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, ऐसा भी नहीं है भाई। यह हमारा जवाब क्या हो जाएगा, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। बिल्कुल सही जवाब कि भाई इज मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स। हमने पढ़ा था ना अभी भाई, डेवलपमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स है ना। क्लियर है। वह बेसिकली लीनियर तो है नहीं, है ना, वर्तुलाकार कह सकते हैं। यहां बेसिकली जो है आप अगर देखें तो किस प्रकार से ऑप्शन को निकालना है और जिस ऑप्शन को चूज करना है वह क्यों चूज करना है, इसके पीछे भी लॉजिक यहां पर दिया जाता है। क्लियर है। देखो एक्चुअली क्या है कि कुछ जो तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं उसमें अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट कुछ चीजें चेंज हो सकती है, इसलिए सीबीएसई का जो आंसर किया आता है और अलग अलग जो बेहतरीन आपके मेंटर्स हैं साइकोलॉजी के, वह जब उसको सॉल्व करते हैं तो 2 से 3% का वेरिएशन होता है, या 1% से 2% का वेरिएशन होता ही होता है। तो वह डिबेट की बात है, वो डिस्कशन की बात है। क्लियर है, हम उसके पीछे नहीं जाएंगे। यहां पर बहुत ही आसान तरीके से हमने चूज कर लिया है, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, इज मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स, और इसका 4th जो है सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 19, है ना, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, बहुत ही बेहतरीन। अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का थ्योरी आ गया, तो यह वाइगोत्स्की साहब की थ्योरी है। आपको पता है कि भाई इसमें होता क्या है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, बच्चे का जो करंट लेवल है ना, बच्चे का जो करंट लेवल है, बच्चा जहां पर है और बच्चा जहां पर पहुंचना चाहता है, इन दोनों के बीच की ही कड़ी को, इन दोनों के बीच के गैप को, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को खत्म करना ही किसका काम होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का काम होता है। समझ रहे हैं, इसलिए इसको समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। अब अगर ऑप्शन यहां चूज करें तो द प्रोसेस वेयर 2 इंडिविजुअल्स हु बिगिन विद डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, भाई डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग का यहां कोई लेना देना नहीं है। द प्रोसेस इन विच चिल्ड्रन लर्न टू परफॉर्मेंस टास्क एज सेट बाय द एल्डर मेंबर्स इन अ सोसाइटी, यह भी नहीं होगा। द एरिया बिटवीन अ चाइल्ड्स करंट लेवल, देखो यहां पर जो बच्चे का करंट लेवल है, देखो यहां पर ध्यान देना, करंट लेवल जो है इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस, और उस करंट लेवल को जो वह कर पा रहा है, इंडिपेंडेंटली जो बच्चा कर पा रहा है, ठीक है, एंड द लेवल परफॉर्मेंस दैट द चाइल्ड कुड अचीव विद द हेल्प ऑफ एडल्ट्स एंड मोर स्किल्ड पीयर्स, और जिसे बच्चा नहीं कर पा रहा है लेकिन उसको कब कर पाएगा, जब किसी एमकेओ के द्वारा उसे प्राइमरी सपोर्ट मिल जाएगा। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो है ना आपको बार बार परेशान करता होगा। क्लियर है। देखो होता क्या है, सपोज करो यहां पर यह राम है, यहां पर यह राम है, और राम जो है यहां पर, ये आप ये एक एग्जांपल ले लेते हैं,
ये ब्लॉक्स है ना, ये ब्लॉक्स है, मान चले इसे यह ब्लॉक्स है, और इस ब्लॉक्स को यह राम जो है क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है। लेकिन राम ने इससे पहले जो ब्लॉक्स है वह कभी नहीं जोड़े हैं, राम ने कभी ब्लॉक्स नहीं जोड़े हैं। तो जब ब्लॉक्स राम जोड़ रहा है यहां पर, तो ब्लॉक्स जोड़ नहीं पा रहा है, राम से ब्लॉक्स नहीं जोड़ पा रहा है। तो करंट सिचुएशंस यहां है, करंट लेवल यह है कि यह ब्लॉक्स को जोड़ने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन इससे कुछ ही ब्लॉक्स जुड़ पा रहे हैं और बहुत ज्यादा ब्लॉक्स नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो यहां पर इसको चाहिए किसी एक क्या हेल्प की, एक नीड चाहिए इसको, एक जरूरत है इसकी, किसकी मदद की है। तो इसके लिए जो भी हेल्पफुल होगा, अब इस बच्चे राम के हो सकते हैं, यहां पर पेरेंट्स हैं, या फिर यहां पर हो सकता है इसका पीयर, कोई भी फ्रेंड हो, या हो सकता है टीचर, है ना, या फिर हो सकता है इसका ब्रदर और सिस्टर। ये आप देख रहे हैं, ये जितने भी भूमिका, ये जो है यह एमकेओ की भूमिका में है। यहां पर एमकेओ का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर्स। अब ये एमकेओ जो है, एमकेओ यही आपके स्कैफोल्डिंग का काम करेंगे, यही किसका काम करेंगे, स्कैफोल्डिंग का काम करेंगे। स्कैफोल्डिंग मतलब प्राइमरी हेल्प या सपोर्ट, प्राइमरी हेल्प, है ना, और सपोर्ट की बात कर रहा हूं। तो ये जो प्राइमरी हेल्प और सपोर्ट कर रहे हैं ना, इसको न्यू स्किल सीखने के लिए, इन दोनों के बीच का अंतर ही जेडपीडी कहलाता है। समझ में आ गया, ये क्लियर है? इसी को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। चलिए अब आते हैं प्रश्न की ओर। देखो बेटा, ये इसलिए भी समझना है क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपकी समस्या को यही हम नहीं खत्म करेंगे तो इसे आप आगे लेकर के जाओगे, फिर रटोगे। अब देखो तीसरा ऑप्शन यही कह रहा है कि द एरिया बिटवीन अ चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ independent performance and the level of performance that the child could achieve with the help of adults, with the help of MKO, है ना, and more skilled peers। क्लियर है? तो इसी चीज को क्या कहते हैं, है ना, इन दोनों के बीच के अंतर को ही क्या कहा जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। यानी यह तीसरा ऑप्शन हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? तीसरा, थर्ड इज द राइट आंसर। जेडपीटी कभी भूलोगे नहीं, राइट? चलो 20 in a progressive classroom assessment of learners during the process of teaching learning। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन is helpful in identifying high, low and non-achievers, is very important since it gives insight into children's understanding and helps the teacher to reflect on her pedagogy। बिल्कुल बेहतरीन जवाब कि यह भाई बेहद महत्वपूर्ण है। प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक देता है। यानी यहां पर आप इस ऑप्शंस को अगर देखें तो यह ऑप्शंस बिल्कुल सटीक बैठता है इस प्रश्न पे, है ना। दूसरा, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात हो रही है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो रही है। इसमें जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अगर अधिगमकर्ताओं का आप मूल्यांकन करना चाहते हैं ना, तो आप यह समझ ले, क्योंकि यह बच्चे के समझ की जानकारी देता है कि बच्चा आपकी क्लास को कितना समझ पा रहा है, कि आपकी मेथोलॉजी कितना इफेक्टिव है ना। और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने, अब अगर सभी बच्चों को समझ में आ रहा है यानी आपकी जो मेथोलॉजी है बहुत बेहतरीन है। अगर नहीं समझ में आ रहा है बच्चों को, यानी आपको अपने पेडागोजिकल, है ना, स्किल्स को फिर से विचारने की आवश्यकता है। तो एक तरह से ये हेल्पफुल है ना, ये क्या है, हेल्पफुल है। तो सेकंड इज द राइट ऑप्शन, दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे आइए। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? अब ये मैचिंग दे दिया, थोड़ा सा टफ लेवल कर दिया, थोड़ा मैचिंग दे दिया। अब इसमें अगर हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी की बात करें तो उन्होंने 8 टाइप्स का मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया था, 8 प्रकार का दिया था। इनकी एक बहुत ही बेहतरीन किताब थी बच्चों, है ना, फ्रेम्स ऑफ माइंड, है ना, फ्रेम्स ऑफ माइंड 1983 में इन्होंने लिखा था। उसमें इन्होंने सबसे पहले MI का जिक्र किया था, मल्टीपल इंटेलिजेंस का जिक्र किया था, और बहुत ही बेहतरीन किताब है। आप देखें तो इसमें इनका यह मानना है कि भाई सभी में ना एक्चुअली सामान्य बुद्धि तो होता है, लेकिन सभी में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक इंटेलिजेंस भी होता है, विशिष्ट कारक, और इसीलिए इन्होंने उसको कैटेगराइज कर दिया। क्लियर है? अब यहां देखिए टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दे दिया इधर, और इधर आपका एंड स्टेट परफॉर्मेंस पॉसिबिलिटी दे दिया। तो भाषिक का दे दिया मूर्तिकार,
जबकि मूर्तिकार जो होता है यह किस प्रकार का होता है? मूर्तिकार हमेशा से स्पेशियल इंटेलिजेंस का होता है ना, स्कल्पचर। यानी यहां पर मूर्तिकार हमेशा स्पेशियल इंटेलिजेंस में आएगा, भाषिक में नहीं आएगा। क्लियर है? भाषिक में राइटर आ सकता है। क्लियर है? शारीरिक गतिक संवेदना, हाँ ये देखो, यह जो है ना खिलाड़ी, इसमें बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होता है। बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस एथलीट में होता है। ये जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं उसको आप कह सकते हैं। और आप यहाँ पर जो जिम्नास्ट वगैरह करते हैं ना, उनको वो भी इसमें आएंगे। और यहाँ पर आपका सर्जन भी हो सकता है ना, आप जो चीड़फाड़ करने वाले, उनको बड़ा नियंत्रण होता है अपनी बॉडी पर। क्लियर है? तो यहाँ पे और आगे देखें, देखो यहाँ स्पेशल में थेरेपिस्ट दे दिया, भाई थेरेपिस्ट तो आएगा नहीं यहाँ पर। क्लियर है? इंट्रापर्सनल में सेल्स पर्सन को दे दिया, यह भी नहीं होगा। ठीक है? तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो है, सबसे बेहतरीन ऑप्शन वो क्या है? बॉडी काइनेस्थेटिक और एथलीट। और यही हमारा मैच भी कर रहा है। यहाँ पे मैचिंग कॉलम में सिर्फ दूसरे को छोड़ के सारे गलत है, दूसरा सही है और बाद बाकी सारे क्या है? गलत है। यानी हमारा इसका जवाब ये हो जाए। समझ में आ रहा है? देखो कई प्रकार के इंटेलिजेंस दिए गए, जिसमें आपने देखा होगा कि जो मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वाले होते हैं वो साइंटिस्ट बनते हैं, ये बहुत बड़े मैथमेटिशियंस बनते हैं। जिसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस होता है, वो कह सकते हैं आप कि भाई बहुत बड़े संगीतज्ञ होते हैं। ए.आर. रहमान में हो सकता है कि आपने देखा होगा कि ए.आर. रहमान को बहुत अच्छी संगीत की सूझबूझ है। और अगर आप देखें तो लिंग्विस्टिक वाले में होता है भाई भाषा पे जिसकी पकड़ अच्छी होती है ना, अच्छा राइटर हो सकता है वो। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। भाई हमेशा याद रखना कि भाई इंटरपर्सनल का मतलब होता है आप दूसरे के व्यवहार को कितना समझते हैं, इंटरपर्सनल में। ठीक है? और इंट्रापर्सनल का मतलब होता है स्वयं के अंदर, है ना, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, अपने आप को ठीक प्रकार से इंट्रोस्पेक्शन कह सकते हैं आप, अपने स्वयं की मतलब मैं क्या हूं, कैसे हूं। यानी कह सकते हैं जो स्पिरिचुअल गुरु वगैरह हैं, ये जो दार्शनिक वगैरह होता है ना, जो फिलोसफर वगैरह, वो सारे किस में आएंगे? वो सारे आ सकते हैं आपके इंट्रापर्सनल में, इंट्रापर्सनल में आएंगे। क्लियर है? समझ रहे बात? और इंटरपर्सनल का मतलब हो गया बेसिकली कि आप दूसरे के व्यवहार को कितना समझ पा रहे हैं। समझ में आ गया? तो इस तरह से कई इंटेलिजेंस हैं, इसकी भी आप बेहतरीन तरीके से वीडियो देख पाएंगे हमारे ऐप पर। अगर आप ऐप को अब तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो फटाफट जाकर के गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, और बेहतरीन साइकोलॉजी और भी सारे विषयों की वीडियो आप देख सकते हैं वहां पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, बहुत ही बेहतरीन 22 और बहुत ही छोटा प्रश्न है लेकिन बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, देखो भाई लेव वाइगोत्स्की का जब भी नाम आ जाए तो याद रखना यहां पर एक सबसे बड़ी चीज है, इनका एक हमेशा एक टर्म जरूर यूज होता है। और वह टर्म कौन सा यूज होता है? बेसिकली आप हमेशा याद रखना कि अगर चार ऑप्शंस को अगर हम पढ़ रहे हैं तो चारों ऑप्शंस को आप बेसिक तरीके से आप जोड़ोगे। एक तो आप देखना कि भाई सोसाइटी की, सोशल की बात कर ली जाए, है ना, यहां पर कल्चर की बात कर ली जाए, या लैंग्वेज की बात कर ली जाए, या फिर कल्चरल टूल की बात हो जाए। किसकी? कल्चरल टूल की बात हो जाए तो आप हमेशा याद रखना लेव वाइगोत्स्की का नाम आएगा। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं भाई। चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स इन स्टेजेस, मैच्योरेशंस ऑफ स्कीमाज आइडियाज टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। ये सारे जितने भी आप देख रहे हो कॉग्निटिव, ये सब जीन पियाजे की बात है। लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन लर्न्स लैंग्वेज थ्रू अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। भाई ये तो यह वाला जो है चौथा वाला, इसको किसने कहा था? एलईडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। यह तो नॉम चॉम्स्की साहब ने कहा था, है ना, नॉम चॉम्स्की का नाम सुना होगा आपने। चौथा ऑप्शन तो भाई नॉम चॉम्स्की का नाम आ जाएगा। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में ना भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अब देखो यहाँ पर SCL, मैंने आपको फॉर्मूला दिया है SCL। अब L से क्या हो गया? लैंग्वेज हो गया। तो यहां से इसको थर्ड को कनेक्ट कर देंगे, थर्ड को कनेक्ट करेंगे तो हमारा जवाब निकल गया भाई, लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। क्योंकि इनका क्या? सोशल, कल्चर और लैंग्वेज, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा। तो लेव वाइगोत्स्की के संदर्भ में हमारा जो ऑप्शन बिल्कुल सटीक होगा वो होगा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और यह काफी हद तक बच्चे समाज से सीखते हैं। क्लियर है? चलिए भाई, सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन होगा तभी तो लैंग्वेज डेवलप भी करेगा। चलो अगला प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन। बाल केंद्रित कक्षा हुआ है जिसमें अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इज वन ऑफ इन विच द टीचर्स यूजेस रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। ये नहीं होगा।
द टीचर इज फ्लेक्सिबल एंड कैटर्स टू नीड्स ऑफ इंडिविजुअल। बिल्कुल सही, अध्यापक लचीला और प्रत्येक बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता हो। भाई यही तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का है ना ऑब्जेक्टिव है, यही तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यही तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का गुण है ना। अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तकों के ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता हो, नहीं। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करने की बात कर रहा है। कभी भी है ना सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट शब्द आए, हमेशा आप देख लेना पृथकता, अलगता की बात करें, वर्गीकरण बांटने की बात करें, वो ऑप्शन नहीं होगा। यहां पर पुरस्कार और दंड, या यहां पर सबसे सटीक जो ऑप्शन है बेटा वो दूसरा होगा, द टीचर इज फ्लेक्सिबल एंड कैटर टू नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। बच्चों के व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार, उनके पोटेंशियल को समझ करके, उनके जरूरत, उनकी रुचि के अनुसार उनको पढ़ाना, यही सही जवाब होगा। चलिए दूसरा हो गया, यहाँ पे सेकंड इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? अकॉर्डिंग टू विच थ्योरिस्ट कल्चरल टूल्स। देखो यहां पर ये शब्द अभी बताया आपको मैंने, कल्चरल टूल्स जब भी नाम आ जाए, SCL है ना, SCL जरूर याद रखना। S से सोसाइटी, S फॉर सोसाइटी, S फॉर सोशल, C फॉर कल्चर और L फॉर लैंग्वेज। और यह लैंग्वेज की ही बात कर रहा है, तो किसका नाम आ जाएगा? सांस्कृतिक उपकरण। हमेशा याद रखना यह वाला जो टर्म है क्या, कल्चरल टूल्स, कल्चरल टूल्स। या जिसकी बात करेगा हमेशा याद रखना लेव वाइगोत्स्की साहब का नाम आएगा। किसका? लेव वाइगोत्स्की साहब का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बहुत ही बेहतरीन। एन इफेक्टिव क्लासरूम स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड broadening development possibilities for all successes। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिताओं को कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सा हो सकता है? भाई एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना, ये तो फिर वही पक्षपात की बात कर रहा है। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित देना, यह हो सकता है। लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना, यह भी सही नहीं है। समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, नहीं, चित्रित लिंग तो फिर एक पक्षपात की बात हो जाएगी। सेकंड इज द राइट आंसर। भाई फॉर्मिंग मिक्स्ड सेक्स एक्टिविटी ग्रुप एंड प्रमोट डिस्कशन। यहां पर आप एक मिश्रित लिंग समूह बनाने की बात करेंगे, जहां पर किसी एक पक्ष की बात नहीं होगी, किसी मेल या फीमेल के प्रति कोई झुकाव नहीं होगा, बल्कि उसमें कंसिस्टेंसी बरकरार रखेंगे। क्लियर है? तो सेकंड इज द राइट ऑप्शन। चलिए अब बहुत ही तेजी से हम लोग 26वें प्रश्न में आ गए हैं, 26। आइए देखते हैं कि मल्टीलिंग्विज्म इन अ क्लासरूम नीड्स टू बी अंडरस्टूड एज डैश बाय द टीचर्स। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को डैश समझना चाहिए। भाई ये हमेशा से क्या रहा है? ये हमेशा से रिसोर्स के रूप में रहा है। इसे हमेशा से आप अपॉर्चुनिटी समझें, आपके लिए एसेट्स है, एसेट्स है, ये चैलेंज नहीं है, एसेट्स है। तो यहां पर अगर देखें तो एन एसेट्स एंड रिसोर्सेस, हमेशा याद रखना कि मल्टीलिंग्विज्म जो है ना, यह आपके लिए एक गुण और साधन है, और टीचर को यहां पर इसको क्या समझना चाहिए? एक रिसोर्स के रूप में इसको और एसेट्स के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है और कई बार यह पूछा भी जाता है, ध्यान रखेंगे आप आगे से। चलिए अगला 27, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। नीड्स ऑफ गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन कैन बी एड्रेस्ड बाय प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व प्रॉब्लम, एडमिनिस्ट्रेटिंग मेमोरी बेस्ड टेस्ट, गिविंग चैलेंजिंग टास्क एंड एक्टिविटीज टू प्रिवेंट बर्डन है ना, बहुत अच्छे, निरस्ता इसको कहते हैं, है ना। गिविंग क्वेश्चंस दैट रिक्वायर कन्वर्जेंट थिंकिंग। भाई कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले क्वेश्चंस देके क्या फायदा है ना, देना है तो डाइवर्जेंट थिंकिंग के दो। तो यहां पर मुझे लगता है कि अगर देखें तो सिर्फ प्रश्न पत्र हल करने से या कोई निर्देश उपलब्ध करा करके यह जवाब बिल्कुल सही नहीं होगा। रटने पर आधारित, हमेशा मैंने आपको बोला है, रूट लर्निंग वाला जो फैक्टर है वो भी सही नहीं होगा। हाँ ये जरूर है कि भाई चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए ना क्रियाकलाप दे करके बच्चों को जितना ज्यादा आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाएंगे, जितना अधिक आप बच्चों से एक्टिविटी करवाएंगे, बच्चे को जितना अधिक आप चैलेंज देंगे, बच्चा उस चीज को उतना ज्यादा एंजॉय करेगा। यानी यहां पर किस थिंकिंग को प्रमोट करने की बात की जा रही है बच्चों? डाइवर्जेंट थिंकिंग को, हमेशा याद रखना। किस थिंकिंग को? डाइवर्जेंट थिंकिंग को। क्लियर है? तो थर्ड इज द राइट आंसर, हमारा तीसरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए 28, पठन वैकल्प पहचानों की पहचान, यानी चिल्ड्रन विथ डिसलेक्सिया कैन बी आइडेंटिफाई बाय। अब देखो डिसलेक्सिया एक पठन विकार है, सभी ने पढ़ा है इसे। अब यहां पर आप ये कह सकते हो कि यहां पर अगर आपने लर्निंग डिसेबिलिटीज के चैप्टर को पढ़ा है तो वहीं से यह प्रश्न उठा करके आपसे पूछ दिया है ना। पठन विकार हो गया आपका डिसलेक्सिया,
अगर लेखन वाला लिखित रूप से होता भाई लेखन विकार तो डिस्ग्राफिया हो जाता, मैथमेटिक्स संबंधी कैलकुलेशन की अगर बात होती तो डिस्कैलकुलिया हो जाता, मनोविकार है ना डिस्थीमिया हो जाता है ना, तनाव डिस्थीमिया हो जाता है। बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसमें देखो एनालाइजिंग देयर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, बिल्कुल पहला ही हमें ऑप्शन यहाँ पे मिल गया कि यह एक प्रकार से पठन विकार है और उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण के लिए है ना यह डिसलेक्सिया टर्म यूज होता है। बहुत ही बेहतरीन। तो यह पहला जो है उसका जवाब बिल्कुल हमारा सटीक रूप से मिल गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और यह आपका सेकंड लास्ट है। Which of the following is not a suitable learning material for students who are partially sighted? तो partially sighted का मतलब ये अंधा नहीं होता है, मतलब उसे कम दिखता है ना, थोड़ा कम दिखता है। यानी यहाँ पर कह रहा है भी कौन सा उपयुक्त नहीं है, नहीं वाले में जरूर अंडरलाइन कर लोगे, बार बार मैं इस चीज को बोलता हूँ आप लोगों को। अब कह रहा है कि भाई टॉकिंग बुक्स, फेल्ट, बुलेटिन बोर्ड्स, बोलती पुस्तकें या स्पर्शीय सूचना पट, इसके लिए तो हेल्पफुल होगा ये, है ना, ये तो हेल्पफुल होगा। तो यहां पर नहीं वाले के संदर्भ में तो यह जवाब हमारा नहीं होगा। छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट, हाँ ये चूंकि उसको बेसिकली देखने में दिक्कत हो रही है और ऊपर से आपने स्मॉल प्रिंट करवा दिया तो इसमें उसको समस्या हो सकती है। तो उस हिसाब से ये जो सेकंड ऑप्शन है ना यह हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्या स्मॉल प्रिंट वर्कशीट जो है यह बेसिकली दिक्कत क्रिएट कर सकता है ना, इसमें उसे ये अधिगम इसके लिए उपयुक्त नहीं है। बड़े आकार वाले मुद्रित पुस्तकें, हाँ बड़े आकार में होगा तो उसे पार्शियली तो कुछ तो दिख रहा है तो वो हो सकता है इससे पढ़ ले, तो ये भी नहीं होगा। त्रिविमीय नक्शे है ना, उसे अगर टच करके छू करके है ना, 3 डायमेंशनल जो चार्ट होता है, जो उभरा हुआ पार्ट होता है उसको छू करके भी वह महसूस करके पढ़ सकता है। लेकिन क्या नहीं होगा, तो छोटी मुद्रा वाली जो कार्यशीट है यह नोट के संदर्भ में यह हमारा सही जवाब हो जाएगा, इसका सेकंड इज द राइट आंसर। और आज CDP के आखिरी क्वेश्चन 30, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है द अंडरलाइंग बिलीफ बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन इज by provisioning of special education institutions for children with different handicaps, the philosophy that all children have a right to get equal education in a regular school। यही है इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है कि जो भी नियमित विद्यालय होते हैं वहीं पर सभी बच्चों को एक समान अधिकार दिए जाए। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो यह जो सेकंड ऑप्शन है हमारा यह सबसे सटीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन इसी की बात करता है, ये नहीं कि इसके लिए अलग विद्यालय की व्यवस्था करेंगे। समझ में आ रहा है? सेकंड इज द राइट आंसर। और अगर इसको देखो यहाँ पे एक शब्द है, यह शब्द बड़ा खतरनाक है बेटा, इसको सबसे पहले निकाल देना है। पृथकता, अलगाव वाला जो है ऑप्शन है ना, सेग्रीगेशन, यह शब्द कभी नहीं होगा, पृथकता वाला शब्द कभी नहीं होगा। ठीक है, लेबलिंग, देखो यहाँ लेबलिंग वाला शब्द, कभी भी लेबल नहीं करते, कोई भी लेबल नहीं चिपकाना है आपको, ठीक है, बच्चों के ऊपर कि पढ़ने में अच्छा नहीं है, या ये बच्चा तेज है, ये बच्चा मध्यम है, ये बच्चा बेकार है, ऐसा लेबलिंग नहीं करना है। और पहले वाले में भी हैंडीकैप्ड जैसे शब्दों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। तो उस हिसाब से आपका सेकंड सबसे आइडियल आंसर है, सेकंड इज द राइट आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, यह थे आपके 30 प्रश्न जो पूछे गए थे और यह अभी रिसेंटली आपका पेपर हुआ था 31 जनवरी 2021 को, सीटेट का पेपर सेकंड। क्लियर है, जो हमने डिटेल्ड वे में आपको आज समझा दिया है। और इस सेशन को अगर आप हमारे लिए कुछ कर सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में जल्दी से जल्दी। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर, इफ यू लाइक द वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। देखो भाई, ये लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं? अगर आप भी शिक्षक हैं और हम भी शिक्षक हैं, दोनों के बीच में तालमेल, सामंजस्य होना चाहिए। तो आप लोगों से यहाँ पर यह मेरा मौलिक अधिकार भी है, फंडामेंटल राइट्स भी है कि अगर आपको 30 प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से करवाया गया है तो भाई मेरा हक बनता है आप पर कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, है ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आप हमारे ऐप को ना गूगल प्ले स्टोर से फटाफट जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लें, है ना। चलिए, तो इस प्रकार से आज का सेशन यही हम आज फिनिश करते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियोस में जल्दी। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।